When should you buy your first house? आज इस वीडियो में ये आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कब हमें खरीदनी चाहिए प्रॉपर्टी, कब सही समय है। आज यही सही समय मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो आपको प्रॉपर्टी बाइंग करने से पहले, अपना ड्रीम होम बाय करने से पहले कंसीडर करने चाहिए थे, वो भी आपको बताऊंगा। क्या आपका बजट प्रॉपर्टी बाय करने के लिए होना चाहिए, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। और किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को फाइनेंस कराएं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये भी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लोन फाइनेंसिंग के ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस, ये भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको वीडियो में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो प्रॉपर्टी बाइंग से रिलेटेड है, कब आपको घर खरीदना चाहिए, इससे या इससे रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें, ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। ये उनके लिए है जो सेल्फ फंडिंग या बैंक फाइनेंस से प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर्टी बेचकर कहीं से फंड रिलीज हो रहे हैं, मतलब रेवेन्यू या फंड कहीं आपको प्रॉपर्टी सेल से जनरेट हो रहा है, आप तब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो शायद ये वीडियो आपको सही कंक्रीट इन्फॉर्मेशन, आपके मतलब का, आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने का ना दे पाए। दूसरी कंडीशन, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं या रैपिड रिटर्न आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाए, तो भी शायद आपके मतलब का ये वीडियो ना हो। तीसरी चीज़, अगर आप ये देख रहे हैं कि आप एक सेल्फ सीजन्ड इन्वेस्टर है, आपको सब कुछ पता है, आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तो भी ये वीडियो आपके काम का नहीं है। और साथ में अगर आप बहुत हाई रिस्क एपिटाइट है आपके अंदर, और रिस्क टॉलरेंस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आपको लगता है आपके अंदर है, तो भी ये वीडियो आपके काम का नहीं है। इन कंडीशन के सिवाय एक आम आदमी किस तरह से प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, ये इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप वाकई में एक नया घर खरीदने की सोच रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं तो बजट, टाइम, डाउन पेमेंट, लोन ऑप्शन, रीपेमेंट टर्म्स, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड रेरा के अंदर है या नहीं, ये बहुत सारे टर्म्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। मतलब आपके प्लानिंग टू बाय अ हाउस के अंदर आपको हमेशा ये चीज़ें खुद अपने आप से पूछनी है। जब आप अपने आप से पूछते हैं तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योर बजट? इज इट राइट टाइम टू बाय योर हाउस? व्हाट इज द डाउन पेमेंट अमाउंट? क्या लोन के ऑप्शंस हैं? क्या रीपेमेंट टर्म्स हैं? क्या प्रॉपर्टी रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं? क्या वो प्री लॉन्च है? आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? फ्यूचर मास्टर प्लान के हिसाब से कब तक डेवलपमेंट होने वाली है? ये सारे फैक्टर्स आपको प्रॉपर्टी खरीदने टाइम सही ढंग से समझकर ही प्रॉपर्टी को एक बजट फाइनल करना है, तब आप एक घर का बजट प्लान कर पाते हैं। लोन ऑप्शन, डाउन पेमेंट या कोई और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बजट है आपकी प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले इसे हमें 5, 20 और 40 के फॉर्मूला के ऊपर बनाना चाहिए। तो क्या है 5, 20 और 40 का फॉर्मूला, ये समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि कॉस्ट ऑफ जो आपका मकान है वो कहीं भी हद तक 5 टाइम्स जो आपकी एनुअल इनकम है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इसमें कैलकुलेशंस चेंज हो जाती है। पीछे एक्सक्लूजन्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे कि उन लोगों के मतलब का शायद ये वीडियो ना हो जो खुद अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं या उनके कहीं प्रॉपर्टी सेल से उनकी इनकम हुई है। क्योंकि ये फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको कैसे करना चाहिए। मतलब आपकी जो फैमिली इनकम है उससे 5 गुना तक ही आप प्रॉपर्टी खरीदें। अब बात करते हैं 20 की। जी हाँ, अगर आप लोन ले रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, तो आपका लोन टेन्योर 20 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
अब बात आती है 520 के बाद 40 की, मतलब 40 क्या है? जी हाँ, 40 मतलब 40% आपका टोटल जो इनकम है उससे ज़्यादा आपकी ईएमआई नहीं जानी चाहिए। मतलब आपकी जो टोटल इनकम है उसका मैक्सिमम ईएमआई मंथली अमाउंट 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी फैमिली इनकम 20 लाख की है। मैं ये इंडिविजुअल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, फैमिली इनकम की बात कर रहा हूँ। यहाँ ये पॉसिबल है कि आपका पैकेज 10 लाख का हो, आपके स्पाउस का पैकेज 10 लाख का हो, तो टोटल 20 लाख रुपीज़ आपकी फैमिली इनकम होगी। तो यहाँ 5 का रूल अप्लाई होता है, मतलब जो टोटल आपकी एनुअल इनकम है 20 लाख की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, तो इससे आपका बजट कितना होना चाहिए घर खरीदने के लिए ये सामने आता है। मतलब 20 इंटू 5 1 CR का आपका प्रॉपर्टी बाय करने का बजट होना चाहिए। नहीं समझ में आया? चलिए थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा, उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल पाएगा, प्रॉपर चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। मान लीजिए कि 3 केस है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। अब 3 केस में, एक में आपकी जो फैमिली इनकम है वो 12 लाख की है, एक में 15 लाख की और एक में 18 लाख की। अब सबसे पहले लेते हैं हम कि आपकी फैमिली इनकम 12 लाख की है, तो यहाँ पर आपकी मंथली इनकम 1 लाख की हुई, और अगर 15 लाख की है तो आपकी मंथली इनकम 1.25 लाख की है, और अगर 18 लाख आपकी फैमिली इनकम है तो आपकी मंथली इनकम यहाँ 1.5 लाख की है। अब मैंने आपको बोला कि क्या एग्जैक्ट हाउस की कॉस्ट होनी चाहिए, मतलब 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर 12 लाख रुपए आपकी फैमिली इनकम है तो 60 लाख की प्रॉपर्टी, 15 लाख है तो 75 लाख की प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं। और अगर 16 लाख रुपीज़ आपकी एनुअल इनकम है फैमिली की तो आप 90 लाख तक की प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अब समझते हैं कि अगर आपने उसमें लोन लेना है तो, क्योंकि ये मैंने जैसा बताया कि यहाँ पर आप लोन लेके भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम बैंक 20% मार्जिन मनी पर आपको 80% फाइनेंस करता है। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको 20 लाख रुपीज़ पास से देने पड़ते हैं, रेस्ट 80 लाख रुपीज़ बैंक फाइनेंस करता है। तो यहाँ पर आप जब लोन ले रहे हैं तो 80% ही आपको बैंक फाइनेंस करेगा, और कई केसेस में जहां बैंक थोड़ा रिजर्व होकर चलता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि बैंक आपको 75% ही फाइनेंस करे, तो रेस्ट अमाउंट आपको डाउन पेमेंट देना है। यहाँ मैंने केस लिया है कि 20% जो है मार्जिन मनी आपको देकर बैंक लोन दे देगा। तो केस एक के केस में समझते हैं, जहाँ 12 लाख रुपए आपकी सालाना इनकम है तो 60 लाख की आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इसको हम स्प्लिट करते हैं 20 और 80% में। 20% मार्जिन मनी जो आपने अपने पास से दिया, इसे सेल्फ फंडिंग कहेंगे, डाउन पेमेंट कहें, या कई बार लोग सिंपल लैंग्वेज में कैश पेमेंट कह देते हैं। कैश मतलब उनका कहने का होता है कि ये मार्जिन मनी हमारे पास है, ये हम अपने पास से दे रहे हैं। तो 20% मार्जिन मनी देने के बाद 80% बैंक फाइनेंस होगा। तो 12 लाख के केस में 80% मतलब 48 लाख आपका लोन अमाउंट होगा, और 12 लाख मतलब 20% आपकी सेल्फ फंडिंग होगी जो आपको डाउन पेमेंट देके बैंक लोन मिलेगा। और दूसरे केस के अंदर 2080 में जब 15 लाख रुपीज़ आपका टोटल एनुअल इनकम है तो यहाँ आपको 15 लाख रुपीज़ पास से देने हैं, और रेस्ट आपका 55 लाख रुपीज़ लोन होगा। और केस सी के अंदर 18 लाख रुपीज़ आपको पास से देने हैं और 72 लाख रुपीज़ का आपका लोन हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं ईएमआई अमाउंट के ऊपर। करंट जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.25% का फिक्स इंटरेस्ट रेट इस टाइम पे डिफरेंट बैंक आपको ऑफर कर रहे हैं, और आपको अगर लोन 20 ईयर का है तो 8.25 के ऊपर आप इस टाइम डिफरेंट बैंक से लोन ले सकते हैं। 5-10 पैसा का ऊपर नीचे अलग अलग बैंक के हिसाब से हो सकता है। तो मैंने स्टैंडर्ड 8.25% के हिसाब से 20% जो लोन टेन्योर है उस हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो ए केस में जो आपकी ईएमआई आएगी वो मंथली आएगी 40,899, और बी के केस में आपकी ईएमआई आएगी 46,864 रुपीज़, और सी के केस में 61,349 रुपीज़। तो
अब हम कैलकुलेट करते हैं कि EMI एज अ परसेंटेज ऑन मंथली इनकम आपको क्या पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम मंथली EMI को जो केस ए के केस के अंदर 40,899 देखते हैं तो 1 लाख की आपकी मंथली इनकम थी, तो 40,899 रुपीज़ आप EMI पे कर रहे हैं, मतलब 40.89% आपकी मंथली इनकम का जो एग्जैक्ट आता है वो लोन में चला जाता है। मतलब आप 5, 20 और 40 वाले केस के अंदर मैंने आपको बताया 40.89% आपका मंथली इनकम आप एज अ EMI पे करते हैं। और उसी तरह से बी के केस में 40.89% और उसी तरह सी के केस में 40.89% आप अपनी मंथली इनकम का एज अ EMI पे करते हैं। तो चलिए अब आपको बताता हूँ क्या है ऐसी ट्रिक जिससे आप 20 ईयर का लोन 10 ईयर में पे कर सकते हैं। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अब मान लीजिए मिस्टर ए के केस में लोन अमाउंट 48 लाख रुपीस है और आपने एंटायर जो लोन अमाउंट है वो नॉर्मल EMI आपकी जो सेट है उस हिसाब से आप पे कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ऐसा मिल जाए जहाँ पर आप अगर EMI को 2% ज़्यादा पे करेंगे तो आप अपना सारा लोन 15.5 ईयर में पूरा कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसमें एक दूसरा एग्जांपल पे करता हूँ कि अगर आप 5% एक्स्ट्रा EMI देते हैं तो आप सारा लोन अपना 12.5 ईयर में ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप एक EMI एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आप सारा लोन 10.5 ईयर में ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए आप 10,000 रुपीज़ मंथली EMI पे कर रहे हैं, तो आपने एक साल में 1,20,000 पे किया। अब जब हम ईयर 2 में पहुँचते हैं तो हमने 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 जो 10,000 रुपीज़ आता था, जब हम उसे ऐड करते हैं तो 1,20,000 जो हमें सेकेंड ईयर पे करना था उसमें हमने एक EMI ऐड की जो कि 1,30,000 स्टैंड करता है। अब उसके बाद 1,30,000 रुपीज़ हमने ईयर 2 में पे अगर किया, उसको जब हम डिवाइड करते हैं 12 से, मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट से, जो कि हमें नेक्स्ट ईयर एक और ऐड करके पे करनी है। जैसा मैंने बताया कि हमारा सारा लोन 10.5 ईयर में ख़त्म हो सकता है, तो हमने 130 को जब डिवाइड किया 12 से तो यहाँ हमारा मंथली जो कैश फ्लो आया 10,833 आया। तो सेकेंड ईयर में हमने 1,20,000 की जगह 130 दिया और जब 130 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 10,833 आता है। तो उसको हमने 130 में ऐड किया तो हमारा अमाउंट आता है 1,40,833। मतलब थर्ड ईयर में हमने 1,40,833 दिया। इसी तरह से अगर हम हर साल जो अमाउंट ऐड करने के बाद हम इसको पे करते जाते हैं, मतलब 1 EMI एडिशनली ऐड कर देते हैं, तो आपका सारा लोन 10.5 ईयर में खत्म हो जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो है व्हाट कुड बी द आइडल टाइम टू बाय योर फर्स्ट हाउस। जैसा कि जो आइडली टेन्योर होता है वो करीब करीब 20 ईयर लोन का होता है। और अगर हम देखें तो लोन लोग 30 ईयर का भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 ईयर का ही लोन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि किस टाइम पे लोन लेना है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, या फाइनेंस के एंगल में या बैंक के एंगल में अगर आप देखें तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस एज में आप लोन ले रहे हैं। अगर आप 40 ईयर्स तक की एज में आप लोन ले रहे हैं तो यहाँ बैंक आपको फाइनेंस करने में कंफर्टेबल हो जाता है। और अगर आप 30 ईयर की एज में ले रहे हैं तो बैंक 20 ईयर के लोन पे बैंक को लगता है कि 50 ईयर तक आप उसे रीपे कर देंगे, तो मतलब आप जब तक फिट हैं तब तक बैंक के लोन की रिकवरी भी हो जाएगी। और अगर आप 20 ईयर पे लोन लेते हैं तो बैंक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, बैंक को लगता है मेरे पैसे की रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि अंत में आपने पैसा तो कहीं से लिया है। जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो उसको अपनी रिकवरी की चिंता भी होती है। इसीलिए सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, ये सब चीज़ें आपने अक्सर सुनी होंगी। तो यहाँ 20 ईयर्स की एज सबसे बेहतरीन एज है। अगर आपके पास सेल्फ फाइनेंस है, आप कहीं अच्छी जगह प्लेस हो चुके हैं, अच्छी जॉब लग चुकी है, तो आइडल टाइम आपके लिए 20 ईयर्स है। क्योंकि यहाँ बैंक भी फाइनेंस करते टाइम नहीं सोचता, बैंक भी ईगरली आपको फाइनेंस करता है, क्योंकि बैंक को लगता है कि 40 ईयर्स तक
सारा लोन रीपे हो जाएगा। तो ये तो हुआ एक आइडियल एज, मतलब 20 से 40 इयर्स बैंक की नज़र में परफेक्ट टाइम है आपकी प्रॉपर्टी बाय करने का। अब समझते हैं इकोनॉमिक कंडीशन और मार्केट ट्रेंड को। इकोनॉमिक कंडीशन और मार्केट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाउस बाय करने का ये राइट टाइम है, मतलब बायर्स मार्केट के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं। हाउसिंग प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट रेट भी इस टाइम फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी नहीं है। 8.25 मतलब मैं तो कहूँगा सिंगल डिजिट तक का इंटरेस्ट रेट प्रॉपर्टी मार्केट के लिए फेवरेबल रहता है। तो गुड टाइम है, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, सप्लाई भी अब आनी शुरू हो गई है। तो हाई डिमांड के केस में प्राइस बढ़ते हैं, तो अभी सप्लाई की जो करंट प्रिवेलिंग सप्लाई है उस हिसाब से प्राइस बढ़ते हुए आगे दिख रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट वही बाय करें जो रिजनेबल प्राइस का हो, ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस की प्रॉपर्टी बिल्कुल बाय ना करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेवलपर कोई भी रेट की प्रॉपर्टी लेके आ रहा है और आप उसे बाय कर रहे हैं और आप कह रहे हैं राइट टाइम है तो हमें बाय कर लेना चाहिए। अगर एज पर मार्केट स्टैंडर्ड डेवलपर द्वारा प्रॉपर्टी के रेट्स निकाले गए हैं, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, डिमांड सप्लाई को देखते हुए, उस एरिया की डेवलपमेंट को देखते हुए, तो ये राइट टाइम है। और इन्फ्लेटेड प्राइस अगर है तो ये राइट टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर्टी खरीदें। मतलब टाइम तो राइट है लेकिन शायद वो प्रॉपर्टी राइट नहीं हो सकती जिसे आपने खरीदनी है। तो इसके लिए आपको सोच समझ के ही खरीदारी करनी चाहिए। तो इसको मैं अगर आपको दूसरे शब्दों में कहूँ तो सही घर का चयन, सही रेट का चयन आपको हमेशा देख परख के करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट ज़रूर फेवरेबल है, हाउसिंग इन्वेंट्री, बेटर अपॉर्चुनिटी, जॉब मार्केट, ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में, प्रॉपर्टी मार्केट की एंट्री करने में हमेशा फ़ायदे का सौदा साबित होते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों इम्पॉर्टेंट होता है अगर पर्पस इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए अब समझते हैं कैसे आपको अपना हाउस फाइनेंस करवाना है। यहाँ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आप फुल डाउन पेमेंट करें, या आप प्रॉपर्टी को लोन लेकर बाय करें। लोन लेना मतलब प्रॉपर्टी को आपने 20% मार्जिन मनी देके 80% आपने बैंक फाइनेंस करा लिया। तो यहाँ कई बार लोग सेल्फ फंडिंग से 50 या 60, 70% तक भी करते हैं, जो बैलेंस मनी होता है उसको फाइनेंस कराते हैं। यहाँ इसका एक एडवांटेज है तो नेगेटिव साइड भी है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आपको सारी डाउन पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो कॉस्ट ऑफ द हाउस है वो एक्चुअल कैश फ्लो उसके लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे आपने मार्जिन मनी पे कर दिया तो बाकी बैलेंस आपको लोन मिल गया, तो आप उस प्रॉपर्टी मार्केट में राइट टाइम पे एंटर करके आप प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन को भी इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के अंदर रेट बढ़ रहे हैं, एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा लोगों को मिला है। पिछले 3 सालों में प्रॉपर्टी मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर जिसने लोन लेके प्रॉपर्टी मार्केट में एंट्री कर ली, 20% मार्जिन मनी देके एंट्री कर ली, उसके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा भी साबित होता है। अब समझते हैं क्या इसके अंदर नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट भी आपको समझना पड़ता है। तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जो भी आपके पास अमाउंट है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि एक बड़े टिकट साइज की प्रॉपर्टी होती है। स्टॉक मार्केट में तो आप शेयर खरीद लेते हैं लेकिन जब चाहे उसे बेच भी देते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में चूंकि इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा इक्वली लिक्विडिटी नहीं होती, तो मेजर एक अमाउंट जो मेजर सेविंग है लाइफ का या इम्पॉर्टेंट जो आपकी कमिटमेंट है, फाइनेंशियल कमिटमेंट है, वो कहीं हद तक एक जगह ब्लॉक हो जाती है और एक सिंगल बड़ी इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो जाती है। तो रियल एस्टेट चूंकि एक बड़ी सिंगल इन्वेस्टमेंट होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग लेकर रिटेन करने पे विश्वास करते हैं। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए प्रॉपर्टी मार्केट नहीं बनी होती, लोग उसके लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ एक बड़ी अमाउंट जब आपका लग जाता है और इजी लिक्विडिटी नहीं होती तो लंबे टाइम तक आप यहाँ बने रहते हैं। अब समझते हैं लोन फाइनेंसिंग बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले आप समझिए कि 2 लाख रुपए इंटरेस्ट अमाउंट पर और साथ में आपको 1.5 लाख रुपीस का प्रिंसिपल रीपेमेंट का भी बेनिफिट मिलता है। ज़्यादा बाइंग पावर आपके पास आती है, आप ज़्यादा बड़ा घर खरीद सकते हो। मतलब कई बार लोग, मान लीजिए आपके पास में 1 करोड़ रुपए है और आपको 3 करोड़ की प्रॉपर्टी पसंद है, उसको आपको लगता है कि आप लोन से रीपे कर सकते हैं या
इन ड्यू कोर्स आपके पास पेमेंट आ जाएगी तो आप एक बड़ा घर राइट टाइम पे खरीद के और ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, अपने रहने के लिए बड़ा आशियाना भी ले सकते हैं। आपके पास कैश भी अपने पास रह जाता है। मान लीजिए आपने फाइनेंस करा लिया और आपको कभी किसी कैश की ज़रूरत पड़ रही है, आपके पास सेल्फ फंडिंग आपके पास अगर है तो इमरजेंसी के केस में आप उस इन्वेस्टमेंट को सेफ जो आपका रखा हुआ है उसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। टैक्स सेविंग्स, जैसे मैंने बताया कि आपको टैक्स सेविंग में भी मॉर्टगेज का काफ़ी फ़ायदा मिलता है और जब आप लोन को रीपे करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपका सिबिल भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता रहता है। कई बार आपने सुना होगा कि अगर आपने लोन नहीं लिया तो बैंक की तरफ से आपको कहा जाता है आपका सिबिल बहुत अच्छा नहीं है। आप कहेंगे कि हमने तो कुछ ऐसा लोन ही नहीं लिया, फिर सिबिल खराब क्यों है? तो उसका आंसर यही होता है कि अगर आपने लोन लेके एक ट्रैक बना दिया तो अगली बार आपको फाइनेंस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, एक सिबिल स्कोर आपका इम्प्रूव होता रहता है। अब समझते हैं लोन फाइनेंसिंग के ड्रॉबैक्स। इंटरेस्ट कॉस्ट आपको एक एडिशनल पे करना पड़ता है ओवर द टाइम। जो एक्चुअल कॉस्ट है, जैसे मान लीजिए आपने डाउन पेमेंट देके अपनी सेल्फ फंडिंग से प्रॉपर्टी ली तो वहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं देना पड़ता, लेकिन लोन के केस में इंटरेस्ट कंपोनेंट भी ऐड हो जाता है। मंथली पेमेंट, जब ये रेगुलर पेमेंट जाएगी तो कहीं हद तक आपका बजट भी इफेक्ट करता है। और इसमें एक रिस्क बड़ा तब हो जाता है कि जब आप रेगुलर पेमेंट्स नहीं करते या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बीच में खराब हो जाती है और आप लोन को रीपे नहीं कर पाते, तो उस समय पर आपको जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, जो आशियाना आपने खरीदा है, उससे भी आपको हाथ धोना पड़ता है। क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो आपको घर खरीदने से पहले कंसिडर करने चाहिए? सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो रेरा रजिस्टर्ड हो और उसको रेरा की वेबसाइट पे जाके भी उसको ज़रूर चेक कर लें कि वाकई में रेरा रजिस्टर्ड है भी या नहीं। या रेरा सर्टिफिकेट से रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर आप रेरा की वेबसाइट पे जाके वो सारी डिस्क्लोजर्स जो कि मैंडेटरी किए हुए रेरा ने, वो सब आप रेरा की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी को भी देख सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है प्रॉपर्टी रिस्क फ्री बाइंग करने के लिए। लोकेशन एंड नेबरहुड, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ की एमिनिटीज, सेफ्टी, फ्यूचर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट प्लानिंग मतलब फ्यूचर प्लानिंग, उस एरिया के मास्टर प्लान, सेक्टर रूट्स है, फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप हमेशा देख लें। और साथ में स्ट्रक्चरल और लीगल चेक करना ना भूलें, क्योंकि प्रॉपर्टी को अगर आप लीगल स्टेटस उसका वेरीफाई कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी आपकी सेफ एंड सिक्योर हो जाती है। और फिर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अपने फाइनेंस को एक बार इकट्ठा कर लें। अक्सर लोग कहीं बयाना करके आते हैं, प्रॉपर्टी का इनिशियल अमाउंट पे करके आते हैं सेलिंग का, क्योंकि अक्सर लोग कई बार प्रॉपर्टी उनकी बिकती है, कोई एग्रीमेंट कर लेता है उनकी प्रॉपर्टी का, तो उसी के बेस के ऊपर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और पहला केस अगर ख़राब हो जाता है तो उन्होंने जो आगे पैसा दिया होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे केस में उनको एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो फंड्स को पहले इकट्ठा कर लें, या अगर सोर्सेज कंफर्म है आपके पेमेंट के तभी आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी को बाय करें। रीसेल पोटेंशियल, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं लोन लेके, क्योंकि मार्जिन मनी आपका कम दिया होता है तो इंटरेस्ट से कहीं ज़्यादा आपको वहाँ प्राइस एप्रिसिएशन मिल जाता है, तो वो भी आपके लिए अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। और साथ में आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि होम इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, क्योंकि प्रॉपर्टी बाय करने का तो ट्रेंड है, इन्वेस्टमेंट करने का भी ट्रेंड है, लेकिन होम इंश्योरेंस लोग नहीं कराते हैं। तो होम इंश्योरेंस ज़रूर से ज़रूर आप प्रॉपर्टी का कराएं। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं तो एडिशनल कॉस्ट क्या लग रही है ये ज़रूर आप साथ में अपने बजट को मैनेज करते टाइम, बजट प्लान बनाते टाइम ज़रूर देख लें, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, पार्किंग, मेंटेनेंस, लोन प्रोसेसिंग फ़ी, जीएसटी जैसे कुछ कॉस्ट हैं जो कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में वो पे नहीं कर पाते हैं। तो फाइनल प्राइस आपका ये सब चीज़ों के साथ होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, लोन लेते टाइम, फाइनेंस लेते टाइम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सबको ध्यान रख के प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आप नहीं फंसेंगे। कैसा लगा मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।